guys, welcome to Wisdom World. Guys, last time we did with the constitutional bodies, and now today we are going to discuss non-constitutional bodies. So these are the list in front of you about the for the non-constitutional bodies. That is a Niti Aayog, National Human Rights Commission, State Human Rights Commissions, Central Information Commission, State Information Commission, Central Vigilance Commission, State Bureau of Investigation, लोकपाल एंड लोकायुक्त. सो वन बाय वन अब हम क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ किस तरीके से आ रही है. सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की. नीति आयोग जो है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, इट इज स्टैंड्स फॉर, इसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को. लेकिन इस किसके थ्रू बनाया गया था, ये जो है ये इसको सक्सेसर कहा जाता है प्लानिंग कमीशन का. ठीक है. तो सबसे पहले आप देखो, जब 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चेंज हुई थी, ठीक है, जो मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो इन्होंने क्या किया था, 65 ईयर ओल्ड जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय द नीति आयोग. ओके. तो इसको बनाया गया था जनवरी 1, 2015. सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, देन वी डिस्कस अबाउट द नीति आयोग. तो प्लानिंग कमीशन जो है वो मार्च 1950 में बनाया गया था एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू. अब इसमें ये जो बनाया गया था, इसमें क्या था, रिकमेंडेशन दी गई थी एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के द्वारा 1946 में, जिसके चेयरमैन कौन थे, केसी न्योगी थे. इन्होंने बोला था कि प्लानिंग कमीशन को बनाया जाए फॉर मेकिंग पॉलिसीज फॉर द इंडिया. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे पॉवर्टी वगैरह ज़्यादा थी, तो इन्होंने सोचा कि प्लानिंग कमीशन होगा जिससे हम पूरा प्लान करेंगे, पूरा ड्राफ्ट करेंगे, देन उसके बाद हम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे. इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि उस टाइम का जो प्लानिंग कमीशन था वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी थी. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होगी, जिसके प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं. स्टैट्यूटरी बॉडी क्या हो गया कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो है बॉडी है बनाई जाती है. ठीक है, ऐसा ये कुछ भी नहीं था. लेकिन सुप्रीम ऑर्गन था किसका, प्लानिंग का, फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके. सो इसके साथ साथ अगर हम बात करें किसकी, आपके नीति आयोग की. नीति आयोग जो है वो सक्सेसर है, तो ऑब्वियसली इसका काम भी क्या रहेगा, प्लानिंग का ही काम रहेगा. नीति आयोग को थिंक टैंक बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. ये क्या प्रोवाइड करवाता है, आपको टेक्निकल एडवाइस देता है सेंट्रल और स्टेट दोनों को. ठीक है. तो ये एक शिफ्ट देखा गया था. नीति आयोग, नीतीश की जो खुद की पॉलिसी जो है, थिंकिंग टू इज शेप्ड बाय अ बॉटम अप अप्रोच. यहाँ पे क्या अप्रोच अप्लाई की गई थी, बॉटम अप अप्रोच अप्लाई की गई थी. नीति आयोग के चेयरपर्सन, इसकी जो कंपोजिशन है वो कैसी है, एक चेयरपर्सन होगा, गवर्निंग काउंसिल होगी, रीजनल काउंसिल्स होंगे और स्पेशल इन्वाइटीज होंगे. फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी इसका होगा. चेयरमैन कौन रहेंगे नीति आयोग के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद रहेंगे. गवर्निंग काउंसिल में जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, और यूनियन टेरिटरीज वो वाली के होंगे जहाँ पे लेजिस्लेशन होती है. देखो, पहले सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेशन होती थी, दैट इज द दिल्ली एंड पुडुचेरी. अब किस में आ जाएगी, अब जम्मू कश्मीर भी किस में आ जाएगा, लेजिस्लेशन के साथ आएगा. नन लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी होंगे दूसरी यूनियन टेरिटरीज के. फिर रीजनल काउंसिल्स होंगी, तो जो एड्रेस करेंगी स्पेसिफिक इश्यूज को और कॉन्टीजेंसीज इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और ए रीजन. तो इसमें इसको कौन कन्वे करेगा, प्राइम मिनिस्टर कन्वे करेगा. इसमें चीफ मिनिस्टर्स होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे यूनियन टेरिटरीज के, और स्पेशल इन्वाइटीज कौन होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे, जो प्रैक्टिशनर्स होंगे, जिनके पास हाईली नॉलेज होगी किसकी, उन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड. ठीक है. देन इसके बाद हम देखते हैं फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होता है, जिसमें वाइस चेयरमैन रहते हैं.
ठीक है। वाइस चेयरमैन को भी अपॉइंट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर का जो बंदा होगा उसको उसी को वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। मेंबर्स जो होंगे वो फुल टाइम भी होंगे और पार्ट टाइम भी होंगे। फुल टाइम मेंबर्स जो होंगे वो मिनिस्टर होंगे स्टेट के, और पार्ट टाइम मेंबर जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, जो किसी यूनिवर्सिटी से या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से या किसी ऐसे रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन से निकले होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होंगे वो 4 मेंबर्स रहेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, जिनको कौन नॉमिनेट करेगा, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। और सीईओ कौन होगा, इसको अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर एक फिक्स टर्म के लिए, जो सेक्रेटरी रैंक का पर्सन होगा। और सेक्रेटरीट जो है वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अगर मतलब कि ज़रूरी लगे तो वो उस टाइम पे क्रिएट कर देते। देन इसके बाद ये क्या करता है, अलग अलग विंग्स में काम करता है, जैसे रिसर्च विंग में करेगा, कंसल्टेंसी होगा, टीम इंडिया होगा। तो इसके सारे काम ये जो है वो करता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, कि विजन जो होता है नेशनल डेवलपमेंट और प्रायोरिटी सेक्टर्स का, स्ट्रेटेजीज का, उसको शेयर करे। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें क्या होता है, नेशनल एजेंडास जो है वो रखे जाते हैं। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे अंत्योदय है, इंक्लूजन है, विलेज को लेके है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेके है, पीपल्स पार्टिसिपेशन कैसे होगी, गवर्नेंस कैसे चलेगी, सस्टेनेबिलिटी कैसी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नीति आयोग। ओके, देन इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं, नेशनल होगा तो NHRC और स्टेट का होगा तो SHRC। दोनों 1993 को बनाए गए हैं। नेशनल किसके लिए बनाए, और बाय द 1993 को बनाया, और एक्ट जो है अमेंड किया गया था 2006 में। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बोला जाता है वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये मल्टी मेंबर बॉडी रहती है जिसमें चेयरमैन और 4 मेंबर्स रहते हैं। इसमें जो चेयरमैन है वो कौन होंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और मेंबर्स जो होंगे वो सर्विंग या फिर रिटायर्ड जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के। तो इसके अलावा 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, जिसमें चेयरमैन होगा कमीशन ऑफ फॉर एससीज का, माइनॉरिटीज़ का, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़ का, तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। ये जो 4 मेंबर्स होंगे, कौन से कमीशन आए, एससीज, एसटीज एंड वुमेन एंड माइनॉरिटीज। ये 4 कमीशन के जो चेयरपर्सन होंगे ये क्या बनेंगे, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स बनेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। चेयरमैन जो है वो ऑफिस होल्ड कर सकता है 5 ईयर्स तक, या फिर जब तक उसकी एज 70 ईयर्स ना हुई हो। उसको रिमूव भी कौन करेगा, बाय द प्रेसिडेंट उसको रिमूव किया जाता है। और किस मैनर्स में किया जाएगा, जहाँ वो इंसॉल्वेंसी के केसेस होंगे, और इसका टर्म जब वो अपने टर्नओवर के टाइम पे किसी और ड्यूटीज़ को भी कर रहा होगा, अनफिट होगा सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए, अनसाउंड माइंड होगा इसका, या फिर इसको रिमूव किया जाता है किसी भी ग्राउंड ऑफ जो मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पे। तो इसके लिए ये जो है वो रेफर करेगा मैटर किसको, सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट इस इंक्वायरी के बाद अगर इसको लगता है कि इसको रिमूव कर दें तो एडवाइस करेगा ऐसे, और प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर देता है चेयरमैन को। ठीक है, सैलरी अलाउंसेस वगैरह भी इनकी कौन ही डिसाइड करेगा, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, सिमिलरली जब हम स्टेट गवर्नमेंट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं, ये वायलेशंस को देखता है किस केसेस में, जो स्टेट लिस्ट में होते हैं या फिर कॉन्क्रेस्ट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उनके रिलेटेड। ये भी मल्टी मेंबर बॉडी है। वहाँ पे हमने देखा तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा रिटायर्ड, उसको चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन स्टेट में किसको बनाया जाता है, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का। फिर इसके साथ साथ हाई कोर्ट्स के जो जजेस होंगे उन्हीं को मेंबर्स भी बनाया जाएगा, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हो, चाहे वो चल रहे हो, सर्विस कर रहे हो। ठीक है, और 7 जो होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे जिनमें 7 साल का एक्सपीरियंस रहा होगा एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। तो बाकी जो है वो सारा इस पर सेम है। यहाँ पे इसको अपॉइंट गवर्नर करता है, लेकिन रिमूव जो है वो हम सिर्फ कौन करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है। बाकी इनके फंक्शंस और वर्किंग सेम है। देन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं। बोथ आर मेड इन द established in 2005। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे थ्रू एन ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन किए गए थे अंडर द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005।
देन इसके बाद कंपोजिशन देखते हैं। CIC होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, 10 दूसरे कमिश्नर्स होंगे जिनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। और जो इसके मेंबर्स होंगे ना उन वो किससे रिकमेंडेशन देगी, एक कमेटी बनाई गई होगी, प्राइम मिनिस्टर जिसके चेयरपर्सन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लोकसभा में, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे जो उनको नॉमिनेट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यही लोग उसको क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे कि आप कितने मेंबर्स के क्या इसको अपॉइंट कर लो, तो उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा। 65 ईयर्स का या फिर 5 ईयर्स का इसका टेन्योर रहेगा। सैलरी अलाउंसेस जो है CIC के, ये भी कोड डिसाइड, ये बिल्कुल सिमिलर होंगे जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के होते हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा। अब स्टेट की जब हम बात करेंगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की 2005 में ही बनाया गया था इसको। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और वही नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो बाकी इसका टर्म सेम है, सेम एज सेम लिमिट, सॉरी इसकी सेम है। देन इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, जिसको हम CVC बोलते हैं। ये CVC जो है ये 1964 में बनाया गया था। ये एक मेन एजेंसी है जो क्या करती है, करप्शन को रोकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन को रोकती है। एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन लाया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 1964 में, जिसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। और ये इसको जो रिकमेंडेशन दी थी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए, तो वो दी थी संथनाम कमेटी ने, ठीक है। और संथनाम कमेटी बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-64 में, 1962 में क्रिएट की गई थी और 64 में तक इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बनाया जाए। इसको विसल ब्लोअर भी बोलते हैं। और ये पब्लिक जो इंटरेस्ट डिस्क्लोजर है, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रेजोल्यूशन है, जिसको हम विसल ब्लोअर कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। तो कमीशन जो है उसको पावर दी गई है कि वो इन सारी चीज़ों को देखे। ये एक अपेक्स बॉडी है, हाईएस्ट बॉडी है जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ती है। और इसका टेन्योर कितना रहता है, 4 ईयर्स का या फिर 65 ईयर्स का ना हो जाए। पहले जो CIC पढ़ा था हमने, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उनकी 65 ईयर्स और 5 ईयर्स का था, लेकिन CVC का कितना है, 4 ईयर्स और 65 ईयर्स। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है और रिमूव भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, ठीक है। देन इसके बाद जब स्टेट की CBI की बात करेंगे हम, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में बनाया गया था। एक रेजोल्यूशन लाया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। लेटर इसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में। यानी कि जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया जिसके अंडर CBI को क्रिएट किया गया, लेकिन CBI को बाद में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर डाल दिया गया। एक तरह की ये स्पेशल पुलिस है जो एस्टैब्लिश की गई थी, जो किसको केसेस को देखेंगे, विजिलेंस के केसेस को देखेंगे, यानी कि करप्शन को केसेस को देखेंगे। तो ये जो स्पेशल पुलिस बनाई गई थी, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किस कमेटी के अंडर बनाया गया था, संथम कमेटी के अंडर। तो ये भी किसके अंडर बनाई गई थी, संथम कमेटी के अंदर। जो संथम कमेटी है वो किसके साथ डील करती है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है। इस CBI का मोटो क्या है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, ओके। इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। मिशन क्या है इसका, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ द लैंड थ्रू अ डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस, टू डेवलप, टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन टू फोर्स police forces, and to act as a nodal agency for enhancing interstate and international cooperation in law enforcement। तो इसका विजन भी क्या है कि इसके मोटो के ऊपर, मिशन के ऊपर और नीड जो है डेवलप करने, प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, अडेप्टेबिलिटी जो क्या लाएगी, चेंज लाएगी, बदलाव लाएगी, और यूज़ करना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपनी वर्किंग में, ठीक है। CBI की ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें क्या रहते हैं, कुछ डिविजन्स रहती है, जैसे एंटी करप्शन डिवीजन अलग होगी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन अलग होगी, स्पेशल क्राइम डिवीजन अलग होगी, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन डिवीजन अलग होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होगी, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अलग होगा, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अलग होगी। एंड इन द लास्ट
अगर हम बात करें तो वो आता है लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त बनाया इसलिए गया था कि आप क्या कर सके, इंक्वायरी कर सके, लोग जो है वो कंप्लेंट्स जो है वो फाइल कर सके अगेंस्ट द मिनिस्टर्स एंड अगेंस्ट द हायर ऑफिशियल्स। तो देखो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था इंडिया का 1966 में, जिसका टेन्योर लिखा जाता है 1966 से 1970 तक। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि एक क्या बनाई जाए स्पेशल अथॉरिटीज बनाई जाए, जिसका नाम क्या रखा जाए, लोकपाल एंड लोकायुक्त। जिसके लिए ताकि रिड्रेसल किया जाए सिटीजन ग्रेवियंसेस को, ठीक है, लोगों की शिकायतें जो है वो सुनी जा सके। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है वर टू बी सेट अप ऑन द पैटर्न ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑबर्ट्समैन इन स्कैंडिनेवियन। तो ऑबर्ट्समैन जो स्कैंडिनेवियन का था उसके पैटर्न पे इसको बनाया जाए, ठीक है। तो लोकपाल जो है वो डील करेगा किसके साथ, कंप्लेंट के साथ, जो किसके साथ किसके अंगेंस्ट होंगी, मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज जो होंगे सेंटर और स्टेट लेवल पे, ठीक है। और जो लोकायुक्त होगा वो एक सेंटर में हो रहेगा और एक हर एक स्टेट में रहेगा, जिसमें जो कंप्लेंट्स होंगी वो किसके अंगेंस्ट होंगी, हायर ऑफिशियल्स के अंगेंस्ट होगी। तो इसमें इन्होंने जो प्रिव्यू था जुडिशरी का उसको इसको बाहर रखा था, जैसे कि न्यूजीलैंड में के कंप्लेंट होगी तो इस पर जुडिशरी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऐसे लोकपाल जो है वो उसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कि लोकपाल को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके, स्पीकर ऑफ लोकसभा के साथ कंसल्ट करेगा और चेयरमैन जो होगा राज्यसभा का उसके साथ कंसल्ट करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट इन तीनों के साथ कंसल्ट करके फिर ही इसको अपॉइंट करेगा। तो अगर इसकी बैकग्राउंड देखें कि इंडिया में कहाँ से आया, तो अन्ना हजारे मतलब कि अगर हम बात करें लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड चल रही थी इसकी कब बनाने की, ठीक है, अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज, जिसमें करप्शन की बात करी थी सबसे ज़्यादा ऊंची प्लेस। गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी 8 अप्रैल 2011 को, और जिसमें क्या थे 5 नॉमिनी मिनिस्टर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और 5 नॉमिनीज को थे श्री अन्ना हजारे के साथ साथ श्री हजारे खुद श्री अन्ना हजारे के साथ साथ और भी बड़े सारे लोग थे, टू प्रिपेयर एक ड्राफ्ट ऑफ द लोकपाल बिल। फिर इस पेज के ऊपर क्या हुआ, एक डेलिब्रेशंस बनाएगी कमेटी की। इनपुट्स जो लिए गए वो किससे लिए गए, चीफ मिनिस्टर जो थे स्टेट से और पॉलिटिकल पार्टी से। तो एक लोकपाल बिल जो था उसको ड्राफ्ट किया गया, उसको बनाया गया। कैबिनेट ने मीटिंग रखाई थी 28 अगस्त 2011 को, और उस पर एक ड्राफ्ट बिल को क्या किया गया, कंसीडर किया गया, जिसको अप्रूव किया गया बाय द कैबिनेट। तो लोकपाल बिल जो था 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द लोकसभा 4th ऑफ जुलाई में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और अगस्त में इसको लाया गया, अगस्त में 4 अगस्त 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो था फिर बाद में इसको रेफर किया गया आगे, इसकी स्टोरी जो है वो इसी तरीके से पास हुआ फिर बिल, और फाइनली ये जो था लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो था वो हमारे सामने आ गया। लोकपाल जो है उस पर आज सू वोटो पावर नहीं है प्रोसीड करेगी किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पास, तो ये हमने याद रखना है। लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशन है दोनों सेंट्रल लेवल के ऊपर, जो क्या करेगा, मिनिस्टर्स के अगेंस्ट क्या करेगा, अगर कोई कंप्लेंट फाइल होती है तो उसको चेकआउट करेगा, ठीक है। तो लोकायुक्त किसके लिए करेगा, जो आपके जो हायर ऑफिशियल्स होंगे उनके लिए। लोकायुक्त का जो टाइम है वो 5 साल का रहेगा, उसका एलिजिबल नहीं है वो सेकेंड टर्न ओवर के लिए। सो ये थी सारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो ये सारी हमने याद रखी है। मेन याद रखने वाला इसमें क्या है, इनकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड वेल एज इनकी जो टेन्योर टाइम है, इनको अपॉइंट कौन करता है, चेयरमैन, कंपोजिशन कैसी है, वो सारी हमने याद रखनी है। इन शॉर्ट मैंने आपको ये सारी डिस्कस कर ली। होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई चैनल and keep like and share also. So have a nice day.